नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। नाज़रीन, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं। मुख्तलिफ लेवल्स जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की हैं वो इस चीज़ के बारे में बात करते रहते हैं। और जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की या एलाइड सेक्टर्स की, तो ये एक ऐसा मौजू है जिस पे बात करने के लिए आज हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन को चुना है। जी हाँ, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं वाइस चांसलर हमारी स्क्वास्ट कश्मीर के प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब। जी डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे दावत देने के लिए। जी हम चाहेंगे कि आपसे एक जनरल एक ओवरव्यू ले लें जो हमारा आज का मौजू है, क्योंकि हम सुनते रहते हैं आए दिन इसके बारे में कि डेवलपमेंट एक जामे एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो इस वक्त तरतीब दी जा रही है, तो उस बारे में थोड़ा बहुत हमें बताएं। बिल्कुल सही चुना है आपने आज का ये मौजू, चूँकि पूरा हिंदुस्तान और जो हमारी जो यूटी जम्मू कश्मीर है जी, हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी बेस हमारा बड़ा ज़्यादा है जी। और 1960s में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था हिंदुस्तान में, वो था ग्रीन रेवोल्यूशन, सब्ज़ रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं जी। क्योंकि उससे पहले बहुत बड़ा चैलेंज था देश के सामने, कंट्री के सामने, कि फूड सिक्योरिटी जी। तो वो चला 1960s में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई। अब जो कंट्री है अब वो बहुत फूड सरप्लस कंट्री है, फूड सेल्फ सफिशिएंसी है, फूड सरप्लस की तरफ आ गई जी। लेकिन जो प्रोग्राम शुरू हुआ था वो हुआ था ज़्यादातर जो प्लेन्स ऑफ इंडिया है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस सारे एरिया में उसके ज़्यादा रहा था। लेकिन दैट टाइम दैट प्रोग्राम डिडंट रीच टू द हिल्स एंड द माउंटेन्स जी जी। बट वी स्टिल, हमने भी पिकअप किया उस प्रोसेस में कि दैट वी आल्सो डिड लॉट ऑफ प्रोग्रेस इनटू एग्रीकल्चर। उस वजह से अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो हमारा चाहे एग्रीकल्चर है, फ्रूट है, लाइव स्टॉक हस्बेंड्री है, बाकी जो जितने भी सारे सेक्टर हैं, हमने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करी है जी। अब गवर्नमेंट जो आज की है काफ़ी प्रोग्रेसिव, जो हमारी सोच रखने वाली हमारी जो गवर्नमेंट है, तो हमने ये सोचा कि हम एक ऐसा प्लान, एक रोड मैप अपने लिए बनाएं जम्मू कश्मीर के लिए जी, जो इस एग्रीकल्चर को अभी जहाँ पे हम हैं, हम कहते हैं कि अभी भी पूरे देश में और पूरे जम्मू कश्मीर में जो एग्रीकल्चर है ये एक सब्सिस्टेंस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर है जी जी। हम जो प्रोड्यूस कर दी यहाँ पे बस खुद ही यूज होता है, अपने यहाँ पे खुद ही खा लेते हैं ना, बारिंग एप्पल्स है ना। तो हमने ये कहा कि भाई हम एक नेट इंपोर्टर स्टेट है, यूटी है हम यहाँ पे, तो यहाँ से हमें अगर अपनी इकोनॉमी को, अपनी मईशत को अगर हमने बेहतर करना है और मजबूत करना है, तो जो एग्री इकोनॉमी है हमने इसको मजबूत करना होगा, क्योंकि हमारे पास स्कोप नहीं है कि हम फॉसिल बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है, जो क्लाइमेट बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही फ्रेजाइल, उसमें हमारा कोई स्कोप नहीं है। तो लेट से ही सही, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जो एक इसमें एक सोच बनाई कि हमें एक रोड मैप चाहिए, तो उस रोड मैप से हमें सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को, जो कंट्री वाइड सब्सिस्टेंस है, हम इसको सस्टेनेबली कमर्शियल एग्रीकल्चर कैसे बनाएंगे जी। तो उसके लिए बहुत जरूरी था हम एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंटल प्रोग्राम सामने लाएं जी। तो इस सिलसिले में हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उन्होंने एक बहुत बड़ी कमेटी का तश्कील दिया था, हाई पावर्ड कमेटी जी, और जिसके हमारे यहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब डुल्लू साहब भी उसमें रहे, उन्होंने उसमें लीड ली है। तो उस हाई पावर्ड कमेटी ने पिछले जो 2022 में करीब 6 मंथ्स ये एक 24/7 एक एक्सरसाइज चली है आपके जम्मू कश्मीर में, 24/7 फॉर 6 मंथ्स, जिसमें हम सारे स्टेक होल्डर उसमें इन्वॉल्व हो गए उस रोड मैप, उस पॉलिसी को बनाने के लिए। उसमें यूनिवर्सिटीज है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें इंडस्ट्रीज के लोग हैं, बिजनेस के लोग हैं, जो फार्मर हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब लोग ने मिलकर इस पॉलिसी को इस तरह से तरतीब दी है, मुरतब किया है कि जम्मू कश्मीर कंट्री में एक लीड कैसे ले ले कि हम किस तरह से, जिस तरह से बाकी दुनिया में अब एग्रीकल्चर नए तरीकों से, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह से वहां पे काफी तरक्की हो रही है, और हम जम्मू कश्मीर में कंट्री में एक लीड कैसे ले, हम इसको कैसे कमर्शियल एग्रीकल्चर बना सकते हैं। एंड उसके लिए जरूरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तीन चीजें बहुत जरूरी है उसके लिए जी। अगर हमने ऐसा करना है, उस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को छोड़ के हमने इसको सस्टेनेबल कमर्शियल करना है, तो एक तो परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है,
हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लाओ, ऐसी लुभाने वाली स्कीम्स में पैसे जमा करना यानी धोखे का इम्कान। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे हुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉलेज जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, और अगर आज से 6 महीने पहले आपने कुछ सुना होगा, कुछ पढ़ा होगा, आज 6 महीने बाद आपको खुद से ही पता चल रहा होगा कि आज शायद ऑब्सोलीट हो रहा है। ऑब्सोलीट हो गया। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है, ये जो एज है आजकल का, जो जमाना है हमारा, ये है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। जी, हर चीज में टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का जो जिसका स्कोप है एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा है। अब हम आजकल इसको बोलते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर। दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी। तीसरा, इसमें अगर हमने करना है तो हमें चाहिए था एक कैपिटल इन्फ्यूजन, हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए इसको करने के लिए। तो तीनों जो है ना, ये जो रिक्वायरमेंट्स है, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने, ऑनरेबल एलजी साहब ने ये जो पॉलिसी रोल आउट करी है, इट इज 5013 करोड़ पॉलिसी। ये पहली पॉलिसी बनी है, पहला ये कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर जो उन्होंने रोल आउट करी है। जी जी। डॉक्टर साहब, जब हम एक कमर्शियल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो जहन में इसराइल जैसी एग्जांपल आ जाती है कि वो एक एरिड डेजर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी साइंस को उन्होंने टैप करके एक ऐसा मॉडल पेश किया है एग्रीकल्चर का कि आज अब पूरी दुनिया के लोग जो हैं उनकी तरफ रजू कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टाइज को हायर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस किस्म की, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो होल्डिंग्स हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं, वो पंजाब या हरियाणा या बाकी जो प्लेन्स की तरफ छोटी कम है, उतनी बड़ी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे शायद उस किस्म का मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर शायद पॉसिबल ना हो जिस किस्म का हम वहां पे देखते हैं। तो फिर क्या चीज होगी, कौन सी नई चीज है इसमें जो हम यहाँ पे टैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल भी बना रहे हैं और कमर्शियल लाइंस पे भी उस बात। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जब ये पॉलिसी बन रही थी तो हमने अपने जो वीकनेसेस हैं और हमने जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को देखे, हमने पहले इसकी एक स्वॉट एनालिसिस करी कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और हमारी वीकनेसेस कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे जो आप सही बता रहे हैं कि जो लैंड होल्डिंग है, कंट्री लेवल पे जो लैंड होल्डिंग है वो है करीब 1.1 हेक्टेयर पर फैमिली, और यहाँ पे 0.5 से भी कम है, आधा हेक्टेयर से कम है हमारे पास जमीन एक फैमिली के पास में। उसके अलावा जो 50% जो लैंड हमारी जो उसका हम कल्टिवेट करते हैं वो है रेन फेड, जहाँ पे हमारे इरिगेशन नहीं है, हम अभी तक वहाँ पे नहीं लाए। और तीसरा बड़ा है कि जो क्लाइमेट है, जो आप देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर हुआ करते थे पहले, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से दोज ग्लेशियर्स आर नाउ मेल्टिंग अवे, और उसकी वजह से जो पेरिनियल वाटर हमारे पास आता था उस पर भी असर है। और तीसरा है कि दूसरी तरफ से एक पॉपुलेशन इज जस्ट एक्सपैंडिंग। फिर जो पॉपुलेशन की जो आबादी है उनका जो परचेज पावर भी साइमल्टेनियसली उनकी चॉइसेस बढ़ रही है। तो इस सब को देखते हुए और जो आप कंपैरिजन अभी कर रहे थे बाकी जो छोटे छोटे देश हैं हमारे से, जम्मू कश्मीर से भी वो कंट्रीज हमसे छोटी है। इसराइल की हमने बात की, इसराइल की हमारे तो कोई डिस्ट्रिक्ट उस पूरी कंट्री से बड़े हैं, पूरी कंट्री से बेटर। बिल्कुल। तो अभी तक क्या है कि अभी हमने जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर में किसी भी सेक्टर में टेक्नोलॉजी को पूरा इन्फ्यूज नहीं किया हुआ है। तो अब ये जो एग्रीकल्चर होगा आजकल का, इट वुड बी ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कल्टीवेशन से ही शुरू करेंगे, मान लीजिए
एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है. अगर हम एग्रीकल्चर में बात करेंगे राइस प्रोडक्शन की बात, जी, कंट्री लेवल पे जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो है करीब 2.5 से 3 टन पर हेक्टेयर. जी. और हमने जम्मू कश्मीर में एक कुछ वैराइटीज डेवलप करी है, क्योंकि एक सीड भी एक टेक्नोलॉजी है. सीड इज ए कैप्सूल ऑफ टेक्नोलॉजी. जी, जी. हमने कुछ वैराइटीज डेवलप करी है, और एक वैरायटी है जिसका जो पोटेंशियल है, प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल, वो है 10 टन पर हेक्टेयर. मतलब कंट्री लेवल से उसका 3 टाइम्स ज्यादा है. जी. ओवर द ईयर वी हैव इन्वेस्टेड आवर एफर्ट एंड रिसोर्स इन डेवलपिंग दोज न्यू वैराइटीज, जी, जिनकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है. जी. तो एक तो हमने सीड सेक्टर को इसमें मजबूत करना होगा. जी. और एक बड़ा रीजन है हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, एक साइंस बोलता है कि भाई हमने कुछ मतलब कुछ हमारे सीड उसको हमने रिप्लेस करना होगा रेगुलरली. जी. और सीड सप्लाई में हमारे एक दिक्कत रही है जम्मू कश्मीर. तो एक पहला इस पॉलिसी में रहेगा सीड सेक्टर, जी, सीड प्रोडक्शन एंड सीड सप्लाई चेन. जी. मान लीजिए हमने राइस में 100% ये नई वेराइटीज लाई, इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली हम 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ गए. जी. और दूसरा इसमें हमने आप मैकेनाइजेशन लाना है. जो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में या इंडिया में जो एग्रीकल्चर लेबर ड्रिवन है, और लेबर ड्रिवन की वजह से एक तो एफिशिएंसी कम है और उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है. अब देखिए लेबर कंपोनेंट कितना ज्यादा है. उसी ऑपरेशन को अगर हमने मैकेनाइज कर दिया तो इट विल गो डाउन. तो दूसरा इस पॉलिसी में एक बड़ा कंपोनेंट है, इसको हम मैकेनाइजेशन कैसे करेंगे. जी. अब तीसरा मैं बता देता हूं आपको. अब हम और जा रहे हैं थोड़ा सा आगे ऑटोमेशन की तरफ. जी. फॉर एग्जांपल हार्टिकल्चर एक हमारा एक सेक्टर है यहाँ पे. जी, बहुत बड़ा सेक्टर है. और जो हमारे जो अर्निंग्स हैं, एक्सपोर्ट अर्निंग्स या जो सब्सटेंशियल है हार्टिकल्चर की वजह से. लेकिन अगर आप देखें कि अमेरिका से ज्यादा जो एक्रेज ऑफ लैंड हमारे पास है, जी, वी हैव मोर एक्रेज ऑफ लैंड अंडर हॉर्टिकल्चर प्लांट्स इन यूएस. बट यूएस स्टैंड्स एट सेकंड इन द वर्ल्ड. यूएस दुनिया में दूसरे नंबर पे है. जी. फर्क क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी कम है उनसे. हमारी प्रोडक्टिविटी अभी भी अपने ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम में 10-12 टन के आसपास में है. जी. लेकिन अब हमने सीखा है कि नहीं, वी हैव टू गो फ्रॉम ट्रेडिशनल टू द हाई डेंसिटी, जो आपने मेरे ख्याल में अक्सर आप सुनते होंगे. और हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जम्मू कश्मीर में कि इसका जो पोटेंशियल है वो 10 टन से 60 टन तक है. कैन गो अप टू 6 टाइम्स. जी, है ना. लेकिन उसमें अब हमें चाहिए कि मैकेनाइजेशन भी करना है और ऑटोमेशन क्या करना है. मान लीजिए हमने डिजीज मैनेजमेंट करना है उसका. हमने फार्मर को पहले ही अलर्ट करना है वेदर चेंजेस के बारे में. भाई वेदर इज चेंजिंग, व्हाट ही शुड डू. हमने फार्मर को पहले ही अलर्ट करना होगा उसको मार्केट फ्लक्चुएशंस के बारे में. और उस ऑर्चर्ड में जो ऑपरेशन है हमने भी उसको आने वाले समय में मैकेनाइजेशन के बाद हमने उसको ऑटोमेट करना होगा. तो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन एक तीसरा उसमें साइंस. और मुझे ये बताने में खुशी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है टुवर्ड्स गोइंग डिजिटल एग्रीकल्चर. ये नेशनल एक प्रोग्राम है. लेकिन आई टेल यू कि हमारी जो गवर्नमेंट है दे आर वेरी प्रोएक्टिव ऑन टेकिंग दिस एग्रीकल्चर टू द नेक्स्ट दैट पेडिस्टल ऑफ द डिजिटल एग्रीकल्चर. डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो कोई भी पॉलिसी हो, कितनी ही जामे क्यों ना हो, इट विल बियर फ्रूट ओनली जब इसके साथ इसकी जो मुख्तलिफ कंपोनेंट, इनोवेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, यानी आपके पास कितना ही साइंटिफिक नो हाउ क्यों ना हो, बट अनलेस दैट नो हाउ इज ट्रांसफर्ड टू द फार्मर, जिसको फार्मिंग करनी है, फील्ड में जाकर के काम करना है, तब तक इट इज नॉट गोइंग टू बियर फ्रूट. तो ये जो इसके कंपोनेंट्स है, इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है या स्किल डेवलपमेंट है, तो इसको आप कैसे लैब से फार्म तक लेकर के जा रहे हैं? हाँ, पहले मैं इस थोड़ा सा जस्ट कंटिन्यूएशन में बताऊंगा. जहां तक अगर हमने पॉलिसी फ्रेम करी है, ये मैं कहूंगा, वसूख से कहूंगा कि ये पहली एक ऐसी वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी बनी है जम्मू कश्मीर में. मैं तो कहता हूं कंट्री लेवल पर भी. एक तो हमने पॉलिसी बनाई, लेकिन पॉलिसी अभी पिछले महीने रोल आउट होगी. तो अभी जो हमारे पास 3 महीने बचे हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च में, वुड बी गोइंग टू डू 638 ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, एट यूटी लेवल, एट डिवीजनल लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट ब्लॉक लेवल. जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर, हमने उनको एजुकेट कर रहे हैं इस पॉलिसी के बारे में. और उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपने फार्मर्स को हमने कैसे स्किल करना है. जब तक कि हम उनका स्किल नहीं करेंगे, उनको उनका अप स्किल नहीं करेंगे या उनको इन फॉल्ट्स के बारे में नहीं बताएंगे, तो दैट वुड बी अनदर, दैट्स अगेन हैपनिंग. और तीसरा, वी आर आल्सो वर्किंग ऑन डेवलपिंग व्हाट इज कॉल्ड एज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी. सब कुछ हमने प्रोड्यूस किया, देन अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड अ मार्केट नेशनली एंड इंटरनेशनली बाय रूट विद सेवरल प्रोड्यूस. उस पर भी बात चल रही है. और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं,
वो ऑलमोस्ट इट इज निश फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब वो खास है जम्मू कश्मीर के लिए। आप एप्पल की बात करेंगे 75% वो प्रोड्यूस, वॉलनट हम ही प्रोड्यूस करें, आलमंड हम प्रोड्यूस करें, सैफरन और कहीं नहीं है, चेरी आपके यहाँ से कहीं बाहर नहीं है, आपका जो काला जीरा यहाँ का है, आपका जो बकवीट है, आपका जो मुश्क भुज, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर यूनिक टू अस एंड देन वी हैव अ मार्केट ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। तो अब हमने उनको एक स्पेशल टैग देना है अपने प्रोडक्ट्स को, वी कॉल इट ए जीआई टैग, जिसकी वजह से हम कंट्री लेवल के ग्लोबल लेवल पे उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एडवांटेज देंगे। तो ये हो गया इस पॉलिसी के बारे में, सो दैट अल्टीमेटली जो हमारा गोल है इस पॉलिसी का कि हमारा जो एग्रीकल्चरल जीडीपी है जो इस वक्त करीब 37,000 करोड़ है, आने वाले 5 सालों में वी हैव टारगेटेड इट फॉर आवर सेल्फ दैट इट शुड गेट डबल्ड। तो डबल्ड होने का मतलब है कि वी हैव टू कनेक्ट दिस कंप्लीट वैल्यू चेन राइट फ्रॉम द फर्म अल्टीमेटली टू द कंज्यूमर टू द फोर्क इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये जो आपका असली सवाल रहा था यहाँ पे इनोवेशंस के बारे में, बिकॉज यूनिवर्सिटी बीइंग द नोडल एजेंसी, उसी को तो ये सारी चीजें करनी है। मैं बताऊं इसमें कि जो अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी, तो जब से हमने यहाँ पे चार्ज टेक ओवर किया तो हमने सोचा कि सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ने के लिए अपना एक गोल, अपना एक विजन फ्रेम करना चाहिए, वेयर वी वांट टू लैंड टुमारो। या हमने ये बोला कि दैट इन नेक्स्ट 5 years हमने अपने एग्रीकल्चरल जीडीपी को डबल करना है। इन द प्रोसेस वुड बी क्रिएटिंग मोर बिजनेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर, मोर देन 19,000 बिजनेसेस। हम इस तरह से जो है ना करीब 3.5 लाख फैमिलीज को इसका बेनिफिट होगा, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स विल बी हैपनिंग। और हमने यूनिवर्सिटी में क्या किया, वी हैव चैलेंज्ड आवर यूनिवर्सिटी दैट वी शुड बी द इनोवेशन लेड फॉरेन यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, एंड आई वुड से वी हैव टारगेटेड टू आवर सेल्व्स की हम हिंदुस्तान की पहली इनोवेशन लेड फॉरेन यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। अब हम जो मुल्क भर में कुछ 74 के करीब एग्री यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें SUQUAST is going to be number 1. Yes, अभी हम we are the 6th best in the country. जी. There are 74 universities, we are 6th best. और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी पिछले साल रैंक किया यूनिवर्सिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ द इनोवेशंस, जो हमारी स्टूडेंट इनोवेशंस हैं और जो हमारी फैकल्टी इनोवेशंस, ऑन दैट बेसिस उन्होंने भी हमें रैंक किया। बट वी हैव नाउ टाइड आवर, हमने अपने एक यूनिवर्सिटी का एक स्टेटमेंट दिया कि दैट वी शुड बी द इनोवेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में हमने सिर्फ बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है कि हमने उनको अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन दिया है, नहीं, वी हैव टू नाउ स्किल देम। हमने उनको साइमल्टेनियसली इतना स्किल देना है, उनको इतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर जाएं दे शुड बी एबल टू आइदर स्टार्ट अप देयर ओन स्टार्टअप्स, देयर ओन बिजनेसेस, है ना, सो दैट दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स, या वो मान लो हाईपेड जो इंडस्ट्रीज आजकल आने वाले समय में जो ये सारा प्राइवेट सेक्टर है, इन नेक्स्ट 5-10 years यू विल सी के 30% 40% ऑफ द वर्क फोर्स वुड बिकम ऑब्सोलीट इन द इंडस्ट्री। तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से ओरिएंट कर रहे हैं कि हमारे से निकला हुआ जो बच्चा है ना, ही शुड बी इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट, टुमारो ही विल ऑक्यूपाई दोज पोजिशन, दोज गैप्स विच वुड फॉल इन शॉर्ट टाइम। तो उनकी एजुकेशन और उनकी स्किल जो हैं वो मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए, मार्केट ओरिएंटेड, इंडस्ट्री ओरिएंटेड। इस तरह से हमने क्या किया कि जो हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स भी है, पीएचडी, तो हमने अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को ये कहा कि दैट इट वुड बी डिग्री बाय डिजाइन। जब बच्चा आएगा यूनिवर्सिटी में, अब उसको बीएससी एग्रीकल्चर तो सभी लोग पढ़ते हैं हिंदुस्तान में, जी, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीवीएससी, इसी तरह से बीएससी सेरिकल्चर, सभी लोग पढ़ते हैं। बट वी से कि दैट द डिग्री व्हेन ही विल लीव इट वुड बी विल बी गिविंग हिम ए चॉइस, हम उसको चॉइस देंगे कि भाई आप डिग्री भी लेंगे लेकिन इन 4 सालों में आप किसी एक खास एरिया में अपना जो स्किल स्पेशलाइजेशन करो, ताकि जब आप यहां से निकलेंगे अब उस स्किल को बनाने के लिए अब आपको मास्टर्स और पीएचडी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये हमारा एक इनोवेशन है एजुकेशन में। तो इसी के साथ एक एंट्री होती आती है एक जामे पॉलिसी, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, बिकॉज ये सारी कंपोनेंट्स उसमें इनका जिक्र है उसमें, एंड स्ट्रेस भी है कि नहीं ये चीजें होनी चाहिए जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं। तो वो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेप है, इसके हवाले से क्या हो रहा है SUQUAST में? और ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये असल में हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन किया हुआ है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा थीम है कि हमने चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट को देना है, वो क्या चाहता है जी, और हमने इसी तरह से जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं हमने वो को फैसिलिटेट करना है। और मुझे ये बताने में यहाँ पे खुशी हो रही है कि पूरी कंट्री में हमने पहला ऐसा मॉडल बनाया हमारी यूनिवर्सिटी ने
کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر ایجوکیشن کو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ الائن کر کے ایک ماڈل بنایا اور وہ ماڈل ہم نے کنٹری لیول پہ پریزنٹ کیا ایٹ دا نیشنل لیول اینڈ دیٹ ماڈل از ناؤ بینگ considered at the country level that how could the other universities around the country follow that model. تو یہ کریڈٹ آپ کی یونیورسٹی کو جا رہا ہے جو آپ کے یہاں پہ UT میں ہے. تو اس میں انوویشنز کا بڑا زبردست زور ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جب ہم نئی ریسرچ کی بات کرتے ہیں، نئی انوویشنز کی بات کرتے ہیں، آئی تھنک کہ اس میں ایک بہت بڑا جو فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مختلف لیول پہ، کیونکہ ہم ایک گلوبلائزڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں، مختلف لیولز پہ جو اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہوتا ہے، فیکلٹی ایکسچینج ہوتا ہے. تو کیا ایسے کچھ پروگرامز ہیں اس وقت؟ بالکل. ہم نے جو پھر بھی ہم نے لیڈ لی ہے کنٹری میں اور آپ کی UT میں. اب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسپوز کر رہے ہیں ایکسٹرنل ورلڈ کو. جی پچھلے سال ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو US بھیجا تھا، انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو 12 اسٹوڈنٹس کو ہم نے بھیجا تھا کینسس اسٹیٹ یونیورسٹی. اس سال ہم نے ماسٹرس اور PhD کے کئی سارے بچوں کو اوورسیز یونیورسٹیز میں بھیجا ہے 4 مہینہ 6 مہینہ اور 1 سال کا کورس کرنے کے لیے. جی اسی طرح سے ہم اپنی فیکلٹی کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کرا رہے ہیں اوورسیز یونیورسٹیز میں. میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ابھی کچھ ہی دنوں میں ہم ایک پروگرام جوائنٹ پروگرام کر رہے ہیں آسٹریلین ایک یونیورسٹی کے ساتھ میں، ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی کے ساتھ میں. وہ ایک ماسٹرز پروگرام ہوگا 2 سال کا. اٹ وڈ بی اے ڈیول ڈگری پروگرام فار اے اسٹوڈنٹ. ہاں جوائنٹ اینڈ ڈیول ڈگری. تو اس کو وہاں سے بھی ڈگری مل جائے گی اور ہم بھی اس کو ڈگری دیں گے. تو 2 سال کا پروگرام ہے. اٹ وڈ بی بٹوین اسکاسٹ کشمیر اینڈ اٹ وڈ بی بٹوین ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی ان آسٹریلیا. بہت اچھی یونیورسٹی ہے وہ. تو جب بچہ کچھ ہی دنوں میں ایڈورٹائزمنٹ بھی آ جائے گا، ابھی دیکھیں گے. تو جب بچہ ایڈمٹ ہوگا 1 سال وہ ہماری یونیورسٹی میں دے گا اور 1 سال وہ دے گا ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی میں. اس کا تھوڑا سا خرچہ کم ہوگا، لیکن وہاں کی جو فیس ہے 1 سال کی اس پر بھی ہم نے ان کو نیگوشیٹ کیا کہ اس پر 25% ریبیٹ ملے گا. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جس بچے کو پہلے صرف یہاں پہ ایڈمیشن لیتا تھا، 2 سال ماسٹرز کی ڈگری یہاں سے لیتا تھا، اب 1 سال اس کو آسٹریلیا میں بھی ہم کروا دیں گے. اسی طرح سے ہم نے ایک اور اس میں ایک چیز لائی ہے، وہ ہے ہم نے سارے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کو سینڈوچ موڈ میں لایا. سینڈوچ موڈ سے مطلب یہ ہے کہ کنٹری لیول پہ مطلب پورے کنٹری میں جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ ٹائی اپس کر رہے ہیں، MOUs کر رہے ہیں کہ جو بچہ ہماری یونیورسٹی میں ماسٹرز میں ایڈمیشن لے گا، PhD میں لے گا، اس کو کم سے کم 6 مہینے یا 1 سال دوسری یونیورسٹی میں ضرور دینا ہوگا. اب وہ صرف ہماری یونیورسٹی میں آ کے اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کرے گا. ہی ول کمپلیٹ ہز ڈگری ان 2 یونیورسٹی. ہی ول بی رجسٹرڈ ہیئر بٹ ہی ول ہیو آلسو بیکاز اس سے اس کو ایک نیا ایکسپوجر، ایک نیا انسائٹ مل جائے گا، ایک نئی لرننگ ایکسپیرینس مل جائے گی اس کو. ایک پرشین محاورہ ہے، سفر وسیلہ ظفر آسان. ٹریول اٹسیلف برنگز وزڈم. ایک ریلیٹڈ سا کوسچن ہے، اب یہاں کے بچوں کو آپ نے باہر کی یونیورسٹیز میں بھیجنے کی صحیح تو کر لی، تو کیا ہم باہر کی یونیورسٹیز سے بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں بچوں کو کہ وہ آ کر کے سکواس میں انرول ہو جائیں یا ہماری باقی یونیورسٹیز میں انرول ہو جائیں، جس کو ہم ایجوکیشنل ٹورزم کہہ سکتے ہیں؟ بیکاز یہ بھی ایک ایوالونگ فیلڈ ہے جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہو سکتا ہے ہماری اکانومی کے لیے، ہمارے ایجوکیشنل ایکو سسٹم کے لیے. میں بتا دوں آپ کو کہ یہ بہت بڑی، میں بتاؤں اب انڈسٹری بھی بول سکتا ہوں گلوبلی. اب دیکھیے کہ دنیا بھر سے کتنے سارے لوگ US جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور ان کی اکانومی میں کتنا زبردست ان کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو نئی ڈیسٹینیشن ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، خاص کر جرمنی ہے، بہت ساری کنٹریز ہیں. اور ہمارے پڑوس میں ایک دیش ہے، کنٹری ہے بنگلہ دیش، وہاں بھی انہوں نے ایک میڈیکل ٹورزم کے نام پہ بڑا زبردست چل رہا ہے. تو ہم نے اس کو کرنے کے لیے وی آر اوپننگ اپ، یہ مجھے بتانے میں خوشی ہو رہی ہے کہ آفیشیلی we are opening up our university for foreign students from March session onwards, March 2023. اس کے لیے ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں. فیکلٹی کو میں نے کہا اسی لیے ہم اپنی فیکلٹی کو اوورسیز بھیج رہے ہیں سو دیٹ دے بلڈ دیئر کیپیسٹی. وی آر ٹریننگ دیم ان اوورسیز انسٹیٹیوشنز اور پیرللی وی آر اوپننگ اپ سم نیو کورسز. میں آپ کو مجھے یہ بتانے میں خوشی ہے کہ آنے والے دنوں میں وی آر سیٹنگ اپ ون آف دی موسٹ ایڈوانسڈ سینٹر آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین لرننگ ان ایگریکلچر. اگر ہم نے ایگریکلچر کو نئے طریقے سے کرنا ہے، اٹ کین ناٹ ہیپن وداؤٹ دی انٹروینشنز آف دس نیو سائنس آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، بلاک چین ٹیکنالوجی، ڈرون، روبوٹکس. سو اگر ہمیں فارن کے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ انوائٹ کرنا ہے، یہاں پہ ان کو اٹریکٹ کرنا ہے، وی ہیو ٹو آلسو بلڈ اوور کیپیسٹی سائملٹینیسلی. وہ بھی ہم کر رہے ہیں اینڈ وی آر آلسو بلڈنگ
very good residential facilities for the foreign students. We are working with the government on that issue. As far as our laboratories are concerned, countrywide mein, we are fairly well equipped in our laboratory infrastructure. जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में, दुनिया भर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, फेलोशिप्स होती हैं या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक काउंसलिंग की कमी होती है, एक विंडोज़ की कमी नहीं, कोई हैंड होल्डिंग करने वाला नहीं होता है, जबकि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि बाज़ाब्ता से काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं जो लोगों के पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की रहनुमाई करते हैं कि आप यहाँ पे इस प्रोग्राम से इस तरीके से बेनिफिट हो सकते हैं। क्या हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है? मैं फिलहाल अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ जो स्कॉस्ट कश्मीर है, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में है एक कैरियर काउंसलिंग एक सेंटर होता है वहाँ पे। हमारी यूनिवर्सिटी में जो कैरियर काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पे हम बच्चों को, क्योंकि बच्चा जब आया उसको नहीं पता होता कि अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। और वो यही वजह है कि इस साल कई सारे बच्चे, आपने शायद मीडिया में भी देखा होगा, कई सारे बच्चे हमें ओवरसीज जा रहे हैं और उनकी काउंसलिंग भी होती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी हम बताते हैं और उनकी हैंड होल्डिंग भी हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं वो उस लेवल तक का नहीं है जो होना चाहिए। मेरे ख्याल में सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी को ही नहीं है, बाकी जितनी भी हमारी सिस्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने इसमें कोशिश करनी है कि हमने लिंकेजेस बढ़ानी है ओवरसीज यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, जो कंट्री में जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, प्रीमियम यूनिवर्सिटी, उनके साथ में बढ़ाने, ताकि हमारे बच्चों वहाँ जाएँ या वहाँ के बच्चे यहाँ पे आ जाए, और स्टूडेंट एक्सचेंज से विल बी बेनिफिटिंग बोथ द टू। एंड नॉट ओनली दैट कि लोगों को ये भी दिखाना है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, उसके लिए कौन कौन से लवाजमात दरकार हैं, कौन कौन से टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, आपको रेफरेंसेस कैसे तैयार करनी है अपने लिए, आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना है, एसओपी कैसे ड्राफ्ट करें। एक्सपोजर रहा है बाहर के, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए इन काउंसलिंग सेंटर्स में। ये बिल्कुल आपने सही बोला, सही फरमाया, बिल्कुल इस पर फोकस होना चाहिए। आपका चाहे मेरिट कितना ही क्यों ना अच्छा हो जी, आपकी डिग्रीज क्यों ही कितनी मोटी मोटी डिग्रीज क्यों ना हो, लेकिन वो बाहर वाली यूनिवर्सिटी आपसे सबसे पहले पूछती है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। और स्टेटमेंट पर्पस कोई अंग्रेजी जानने वाला अंग्रेजी लिखने से बोलने से नहीं लिख सकता है, कि वो उससे आपका एक सोच को टेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप किसी दूसरी बाहर वाली यूनिवर्सिटी में गए, आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि आपके वहां जाने से उस यूनिवर्सिटी को क्या फायदा है, और आपके वहां जाने से वो स्किल बिल्ड करने से आपके वापस जो आपकी सोसाइटी, जो आपकी कम्युनिटी है जहां से आप वापस वहां जा रहे हैं, वापस जाके आप उस कम्युनिटी को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। दिस इज वेरी वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, वी कॉल देम सॉफ्ट स्किल कोर्सेज, एंड सॉफ्ट स्किल्स हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन इन आवर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपके साथ बात करने में इतना मजा आया कि घंटों इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, इजाजत लेनी पड़ेगी यहाँ पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपनी मसरूफियात के बावजूद आप तशरीफ लाए और हमारे साथ बात की। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए। खुदा हाफ़िज़। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से।
देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।